सो हमने कंप्लीट करा, उसमें कोई डाउट? मेरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने कंप्लीट कर दिया, उतने में कोई डाउट है? पूछ लो अगर है तो। नहीं? चलो शुरू करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है ना। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करते हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी अपने पास दो पार्ट्स में इस तरह से डिवाइड है, जैसे हमने मेल के पढ़ा था, एक्सटर्नल और इंटरनल, ठीक है ना। तो यहां पर भी हम वही चीज पढ़ेंगे कि एक्सटर्नल जेनेटेलिया, एक्सटर्नल जेनेटेलिया, एक्सटर्नल जेनेटेलिया और दूसरा इंटरनल जेनेटेलिया। अब एक्सटर्नल जेनेटेलिया में क्या क्या आएगा, इंटरनल जेनेटेलिया में क्या क्या आएगा, उसके बारे में जिक्र करते हैं। देखो एक्सटर्नल जेनेटेलिया मैंने तुम्हें बताया था भाई, एक्सटर्नल जेनेटेलिया क्या होगा, जो फिजिकली विजिबल होगा, बाहर से जो विजिबल होगा, है ना। तो कहने का मतलब है इसका फिजिकल अपीयरेंस है, हैविंग फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस होता है, ठीक। और इसका फिजिकल अपीयरेंस नहीं होता, हैव नॉट फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस, ठीक है। यानी कि ये फिजिकली देखने को मिलता है, बाहर से देखने को मिलता है एक्सटर्नल जेनेटेलिया, और इंटरनल जेनेटेलिया बाहर से फिजिकली देखने को नहीं मिलता है, ठीक है ना। ऐसे अगर मैं बात करता हूं यहां पर एक्सटर्नल जेनेटेलिया में कौन कौन से पोर्शन आ जाते हैं। सबसे पहले आ जाता है प्यूबिक रीजन, प्यूबिक रीजन सबसे पहले, ठीक। उसके बाद आता है मॉन्स प्यूबिक, मॉन्स प्यूबिक। उसके बाद आता है लेबिया मेजोरा, उसके बाद आता है लेबिया माइनोरा, उसके बाद आता है क्लाइटोरिस, उसके बाद आता है यूरेथ्रल ओपनिंग, यूरेथ्रल ओपनिंग। उसके बाद आता है वजाइनल ओपनिंग, वजाइनल ओपनिंग। और उसके बाद आता है एनस, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, एक्सटर्नल जेनेटेलिया होता है, ये सारे के सारे पार्ट्स। इंटरनल जेनेटेलिया में क्या क्या आता है, इंटरनल जेनेटेलिया में आता है इंटरनल, सबसे पहले इंटरनल वजाइना, उसके बाद सर्विक्स, उसके बाद यूट्रस, उसके बाद फैलोपियन ट्यूब, एंड लास्ट वन इज ओवरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल जेनेटेलिया में आते हैं, ये इंटरनल जेनेटेलिया में आते हैं, ठीक है ना। इंटरनल जिनका फिजिकल अपीयरेंस नहीं है, और जिनका फिजिकल अपीयरेंस हो एक्सटर्नल जेनेटेलिया, जिनको हम बाहर से देख पाएंगे, ठीक है ना। तो पहले हम जिक्र करेंगे किसका, एक्सटर्नल जेनेटेलिया का, फिर हम जिक्र करेंगे इंटरनल जेनेटेलिया का, ठीक है ना। तो ये हमने देख लिया है, आगे बढ़ रहे हैं एक्सटर्नल जेनेटेलिया की तरफ। एक्सटर्नल जेनेटेलिया, ठीक। एक्सटर्नल जेनेटेलिया का अगर डायग्राम मैं बना रहा हूं तुम्हारे सामने, तो एक्सटर्नल जेनेटेलिया कुछ इस तरह से है, इस तरह से एक्सटर्नल जेनेटेलिया है। मैं बैरमोला एक्सटर्नल जेनेटेलिया का डायग्राम मैं तेरे सामने बना रहा हूं यहां पर। इसको समझना रमोला ढंग से, ये एक्सटर्नल जेनेटेलिया का डायग्राम मैं बना रहा हूं, ठीक।
ये एक्सटर्नल जेनेटेलिया रमोला तेरे सामने बना रहा हूं यहां पर। ठीक है, अभी अगर मैं बात करता हूं रमोला, रमोला ध्यान सुनना, जो ये वाला हिस्सा है यहां पर, ये वाला इस तरह से, इस वाले हिस्से पे क्या होते हैं, प्यूबिक हेयर होते हैं। इस वाले हिस्से पे क्या होते हैं, प्यूबिक हेयर, ठीक है ना, इस तरह से, और इसी को कहा जाता है प्यूबिक रीजन। इसको क्या कहा जाता है, प्यूबिक रीजन, प्यूबिक रीजन। ठीक है, जो सबसे पहला पार्ट मैंने बोला, ये सबसे ऊपर जो है प्यूबिक रीजन है। ठीक, जहां पर ये प्यूबिक हेयर ग्रो कर रखे हैं उस वाले रीजन को कहते हैं मॉन्स प्यूबिस, मॉन्स प्यूबिस। ये मॉन्स प्यूबिस जो है फैटी टिश्यू का बना हुआ पोर्शन रहता है पूरा पूरा। ठीक है, पूरा फैट यहां पर रहता है, फैटी टिश्यू का बना हुआ, फैटी टिश्यू का बना हुआ पार्ट यहां पर है, यानी कि मेड अप ऑफ फैटी टिश्यू। ये फैटी टिश्यू से बना हुआ है मॉन्स प्यूबिक वाला रीजन। ठीक है ना, इसके ब्रैकेट में लिख सकते हैं हम कि ये मेड अप ऑफ फैटी टिश्यू। ठीक, मॉन्स प्यूबिक। उसके बाद अगर मैं बात करूं, ये जो मैंने यहां पर दिखा रखे हैं, ये प्यूबिक हेयर है। ये क्या है, प्यूबिक हेयर। ठीक है, प्यूबिक हेयर है इस तरह से। अब रमोला अगर मैं बात करता हूं, यहां पर एक एक्सिस मैं ड्रॉ कर रहा हूं, बिल्कुल सीधी एक्सिस। ठीक है, इस एक्सिस को मैंने इसलिए ड्रॉ करा कि ताकि सारी चीजें यहां पर एक ही एक्सिस में बने। सारी चीजें बोले तो यहां पर जो सबसे पहला, जो ये सबसे पहला बाहर वाला जो रीजन है, ये मोटा सा रीजन तुझे दिख रहा होगा एबेरामोला, ये जिसको मैं इस तरह से येलो पेन से लाइन कर रहा हूं, डार्क कर रहा हूं इस तरह से। ये सबसे बड़ा फोल्ड होता है, मेम्ब्रेनस फोल्ड होता है, मेम्ब्रेन से बना हुआ सबसे बड़ा फोल्ड होता है बाहर से। ठीक है ना, जिसको बोला जाता है लेबिया मेजोरा। मेजोरा मतलब मेजर, मेजर मतलब बड़ा। ठीक है, लेबिया मेजोरा मतलब बड़ा वाला फ्लैप होता है। उसके अंदर में ये व्हाइट वाला हिस्सा जो तुझे दिखा रहा हूं रमोला, ये दूसरा फ्लैप होता है। इस दूसरे फ्लैप को कहते हैं लेबिया माइनोरा। ये उससे छोटा फ्लैप है या फिर उससे पतला फ्लैप है, फोल्डेबल मेम्ब्रेन होती है ये। ठीक है ना, तो इसको कहते हैं लेबिया माइनोरा। ठीक, ये लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा। ठीक, अच्छा ये क्या काम करती हैं, ये लेबिया काम क्या करते हैं? जैसे तुमने पेनिस देखा होगा ना, पेनिस, रमोला पेनिस देखा है ना, रमोला बोल रहा कि ये क्या चीज होती है। चलो ठीक है, रमोला जो पेनिस के बाहर जो फोरस्किन होती है, ठीक, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जब अगर फिटस का हो रहा है या फिर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जब बच्चे का हो रहा है मां के पेट में, तो जो वाला हिस्सा वहां पर फोरस्किन का बन रहा है, जो वाला हिस्सा वहां पर किसका बन रहा है, फोरस्किन। ठीक है, जो वो होता है ना भाई पेनिस के आगे जो है जो स्किन वाला पोर्शन होता है, जिसको कभी कभी कोई लोग काट भी देते हैं झटके से। ठीक है, वो जो फोरस्किन वाला हिस्सा है, वो फोरस्किन वाला हिस्सा अगर मेल अगर पैदा हो रहा है बच्चा, तो उसमें वो फोरस्किन बनेगा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे। और अगर फीमेल पैदा हो रही है तो वही हिस्सा यहां पर किसका काम करेगा, लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा। आई बात समझ में? यानी कि अगर तुमसे कोई पूछे कि ये किसके रिजेंबल है, मेल में किससे रिजेंबल करता है ये, तो ये करता है फोरस्किन से रिजेंबल करता है मेल में। ठीक है ना, रिजेंबल विद फोरस्किन ऑफ पेनिस। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो
फोरस्किन बनाता है, पेनिस के बाहर जो फोरस्किन होती है, ग्लास पेनिस के बाहर जो फोरस्किन होती है, जो मेल में फोरस्किन बनाता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे, वही फीमेल में क्या बनाता है, वही हिस्सा क्या बनता है, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा के रूप में आता है। अच्छा रमोला, अगर मैं इस फोरस्किन की बात कर रहा हूं, मेल में क्या काम करता है ये फोरस्किन? प्रोटेक्शन का काम करता है कि अगर धूल मिट्टी में भी खेल रहा है तो कहीं वो धूल मिट्टी ना लग जाए पेनिस पे, ग्लास पेनिस पे धूल मिट्टी ना लग जाए, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो जाए, ठीक। तो उस चीज से प्रोटेक्शन का काम करता है कौन? फोरस्किन। तो ये भी किस चीज का काम कर रहा है? इसका मतलब क्या है कि वो फोरस्किन क्या कर रहे हैं, पेनिस को कवर करने का काम करते हैं। वो फोरस्किन क्या करता है, पेनिस को क्या कर रहा है, कवर करने का काम कर रहा है, प्रोटेक्शन दे रहा है। ये पेनिस को क्या करता है, हाँ कवर करता है पेनिस को, और क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। किसी भी इंफेक्शन से प्रोटेक्शन देता है, कवर करके रखता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं रमोला, जब वो फोरस्किन वहां पर प्रोटेक्शन का काम कर रहा है, कवरिंग का काम कर रहा है पेनिस का या ग्लास पेनिस का, तो वही अगर वही चीज मैं यहां पर लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा का अगर देखूं, तो वही चीज यहां पर क्या करेगा कि किसको कवर करेगा, वजाइना को कवर करेगा, ठीक है ना। ये अंदर वाला थोड़ा सा पतला होता है, बाहर वाला थोड़ा मोटा होता है, ठीक है ना। तो ये भी क्या होते हैं, मेम्ब्रेन होते हैं। ये बड़ा फोल्ड होता है मेम्ब्रेन का, ये छोटा फोल्ड होता है मेम्ब्रेन का। तो ये क्या काम करते हैं रमोला, ये दोनों क्या काम कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं किसको, वेजाइना को कवर करके रख रहे हैं, है ना, ठीक है ना। ये वेजाइना को कवर करते हैं। ये जो लेबिया है, ये क्या कर रहे हैं, वेजाइना को कवर करके रख रहे हैं। वेजाइना कवरिंग, वेजाइनल कवरिंग मैंने लिख दिया, ठीक है। वेजाइनल कवरिंग का मतलब है कि ये प्रोटेक्शन का भी काम करेंगे, कवर करने का काम कर रहे हैं वेजाइना, ठीक है ना। अब अगर बात कर रहे हैं रमोला, मैंने यहां पर ये बिल्कुल एक सीधी लाइन एक एक्सिस में ड्रॉ करी, सारी चीजें यहीं पर होंगी। देखो अभी तक हमने इसमें जो है एक्सटर्नल जेनेटेलिया में जो देखा, प्यूबिक रीजन देख लिया, मॉन्स प्यूबिस देख लिया, ठीक है, और लेबिया मेजोरा देख लिया, लेबिया माइनोरा देख लिया। प्यूबिक रीजन हो गया, मॉन्स प्यूबिक हो गया। अच्छा, मॉन्स प्यूबिक को मॉन्स प्यूबिस भी कहते हैं, प्यूबिक कह लो चाहे प्यूबिस कह लो, एक ही बात है। लेबिया मेजोरा भी हमने देख लिया, लेबिया माइनोरा भी हमने देख लिया। अब इसके बाद है ये क्लाइटोरिस, ठीक है, उसके बाद यूरेथ्रल ओपनिंग, फिर वेजाइनल ओपनिंग और लास्ट में एनस। ये चारों के चारों सेम एक्सिस पे होंगे। ये चारों के चारों क्या होते हैं, सेम एक्सिस पे होते हैं, इसीलिए मैंने वहां पर एक एक्सिस ड्रॉ करी। सबसे पहले क्लाइटोरिस हमें देखने को मिलेगा रमोला। ये जो तूने सबसे पहले यहां पर देखा ऊपर, इस वाले हिस्से को कहते हैं क्लाइटोरिस, ठीक है रमोला। ये जो हिस्सा है, या फिर थोड़ा इसको थोड़ा और ब्रॉड कर दे, इस तरह से। ये जो हिस्सा तू देख रहा है रमोला, ये क्या होता है, क्लाइटोरिस होता है। और क्लाइटोरिस भी जो है रिजेंबल करता है मेल के किस पार्ट से, मैंने बताया था, ये भी रिजेंबल करता है, रिजेंबल विद, हाँ, रिजेंबल विद ग्लास पेनिस, रिजेंबल विद ग्लास पेनिस, ग्लास पेनिस ऑफ मेल। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो ग्लास पेनिस, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे जो हिस्सा मेल में ग्लास पेनिस बनता है, वही हिस्सा फीमेल में क्या बनता है, क्लाइटोरिस बनता है। और ग्लास पेनिस का काम क्या था, ग्लास पेनिस को हम किससे जाना जाता है, ये एक ऐसा ऑर्गन है जो सेक्सुअल एक्साइटमेंट लेके आता है, ठीक है ना। तो ये ग्लास पेनिस क्या वाला पोर्शन था, या फिर कैसा पार्ट है, कैसा ऑर्गन है जो क्या लेके आता है, सेक्सुअल एक्साइटमेंट। अगर इसको छुओ तो सेक्सुअल एक्साइटमेंट आती है मेल के अंदर, ठीक है ना। सेक्सुअल एक्साइटमेंट अपनी चरम सीमा पे चली जाती है ग्लास पेनिस को टच करने पर। ऐसे ही जो होता है, क्लाइटोरिस भी फीमेल के अंदर होता है, तो क्लाइटोरिस वाला पोर्शन भी क्या होता है, वही सेक्सुअल एक्साइटमेंट लेके आता है।
यानी कि जो मेल में काम कर रहा है ग्लास पेनिस वही फीमेल में काम कर रहा है क्लाइटोरिस। ठीक है, ये भी यहां पर सेक्सुअल एक्साइटमेंट के लिए होता है, एक्साइटमेंट। ठीक है, तो ये क्लाइटोरिस का हमने काम देख लिया। क्लाइटोरिस के बाद क्या होता है यहां पर इस तरह से, अबे रमोला, उसके बाद मैंने क्या बोला, ये जो हिस्सा है रमोला, ये जो हिस्सा तेरे को यहां पर दिख रहा है, इस हिस्से को कहते हैं यूरेथ्रल ओपनिंग। क्या कहते हैं इसको? हाँ, ये वाला हिस्सा जो है रमोला, इसको कहेंगे यूरेथ्रल ओपनिंग। यूरेथ्रल ओपनिंग, यूरेथ्रल ओपनिंग। अच्छा, मेल में क्या कर रहा था यूरेथ्रल ओपनिंग? यूरेथ्रल ओपनिंग मेल में क्या कर रहा था, है ना, यूरिन बाहर निकाल रहा था, एक्सक्रीशन कर रहा था, मिक्चुरेशन कर रहा था। यही फीमेल में भी क्या करेगा, मिक्चुरेशन करेगा, यानी कि यूरिन एक्सक्रीट करेगा। ठीक है ना, तो यही वो वाला हिस्सा है जो यूरिन को एक्सक्रीट करता है, यूरेथ्रल ओपनिंग। यहां पर क्या होगा, ठीक है, यूरिन एक्सक्रीशन होगा। ठीक, या फिर इससे मिक्चुरेशन कह सकते हैं हम, मिक्चुरेशन। यूरिन एक्सक्रीशन को क्या कहते हैं, मिक्चुरेशन। ठीक, लेकिन तुमने देखा होगा कि यूरेथ्रल ओपनिंग से मेल में मिक्चुरेशन भी हो रहा था और इजैकुलेशन भी हो रहा था, लेकिन फीमेल में दोनों होने के लिए अलग अलग रास्ते। मेल में होने के लिए एक ही रास्ता है, यूरेथ्रल ओपनिंग, जहां से इजैकुलेशन भी होगा और मिक्चुरेशन भी होगा। जिस टाइम पे मिक्चुरेशन होगा उस टाइम पे इजैकुलेशन नहीं होगा, और जिस टाइम पे इजैकुलेशन होगा उस टाइम पे मिक्चुरेशन नहीं होगा। लेकिन यहां पर दोनों रास्ते अलग अलग हैं, यानी कि यूरेथ्रल ओपनिंग अलग है और वेजाइनल ओपनिंग अलग होता है। यहां पर इस यूरेथ्रल ओपनिंग के जस्ट नीचे ही क्या होता है, ऐसे में वेजाइनल ओपनिंग होता है। ऐसे में जस्ट इसके नीचे क्या होता है, वेजाइनल ओपनिंग होती है इस तरह से जी, इसको बोला जाता है वेजाइनल ओपनिंग। अब इस वेजाइनल ओपनिंग की अगर मैं बात करता हूं, इस वेजाइनल ओपनिंग की मैं बात करता हूं, तो इस वेजाइनल ओपनिंग को कवर किए रहता है एक पतली सी मेम्ब्रेन। ठीक है, एक पतली सी मेम्ब्रेन इसको कवर करी रहती है। इस तरह से इस वेजाइनल, इसको कहेंगे हम वेजाइनल ओपनिंग। ठीक है, यह है वेजाइनल ओपनिंग, वेजाइनल ओपनिंग। ये वेजाइनल ओपनिंग है। ठीक है, ये वाला हिस्सा, ये वेजाइनल ओपनिंग है। ये जो मैं पीले उसमें बता रहा हूं तुम्हें, पूरा का पूरा ये वेजाइनल ओपनिंग है। ठीक, और वेजाइनल ओपनिंग की अगर बात करें, वेजाइनल ओपनिंग को कवर किए रहते हैं ये क्या, ये पतली सी मेम्ब्रेन होती है। इस पतली सी मेम्ब्रेन को कहते हैं हाइमन। क्या कहते हैं, हाइमन। ठीक, अब पहले वेजाइनल ओपनिंग की बात कर लेते हैं। मैं इस वेजाइनल ओपनिंग को पूरा का पूरा यहां पर एक छोटा सा वेजाइनल ओपनिंग देख लेता हूं। ये छोटा सा वेजाइनल ओपनिंग मैं यहां पर तुम्हें दिखा देता हूं। ठीक है, यहां पर मैंने एक छोटा सा छेद कर रखा है, ये वेजाइनल ओपनिंग का। ठीक है, ये छोटा सा छेद, इस वेजाइना में मैंने क्या कर रखा है, ये छोटा सा छेद कर रखा है। ठीक है, इस छोटे से छेद को कहते हैं वेजाइनल ओपनिंग। ये वेजाइनल ओपनिंग क्या काम करेगा, ये वेजाइनल ओपनिंग देखो, यूरेथ्रल ओपनिंग क्या काम कर रहा है, यूरिन एक्सक्रीशन का काम कर रहे हैं, लेकिन वेजाइनल ओपनिंग क्या करेगा, सेक्सुअल फ्लूइड को एक्सक्रीट करेगा, या फिर सेक्सुअल फ्लूइड बोल सकते हैं, या फिर मेंस्ट्रुअल फ्लूइड। ठीक है, जब मेंस्ट्रुएशन देखने को मिलता है फीमेल में, तो मेंस्ट्रुअल फ्लूइड यहां से बाहर आएगा, या फिर सेक्सुअल फ्लूइड यहां से एक्सक्रीट होगा। ठीक है ना, तो यहां पर क्या है, ये किसका रास्ता है, एक्सक्रीशन ऑफ सेक्सुअल फ्लूइड, सेक्सुअल एंड मेंस्ट्रुअल फ्लूइड, सेक्सुअल एंड मेंस्ट्रुअल फ्लूइड। ठीक है, सेक्सुअल एंड मेंस्ट्रुअल फ्लूइड।
सेक्सुअल एंड मेंस्ट्रुअल फ्लूइड को एक्सक्रीशन करने के लिए कौन होता है, यहां पर वेजाइनल ओपनिंग होती है। ठीक, अब ये वेजाइनल ओपनिंग है, लेकिन ये पूरी की पूरी क्या है, ये पूरी की पूरी क्या है, वेजाइना। ये जो पूरी की पूरी है ये है वेजाइना, ठीक है ना, ये तो वेजाइनल ओपनिंग है ये वाली। ठीक, और अगर मैं पूरी की पूरी बात करता हूं रमोला, तो ये पूरी की पूरी क्या है, वेजाइना है, वेजाइना। ठीक, अब इस वेजाइना को जो कवर कर रखी है, इस वेजाइना को कवर करी रहती है क्या, हाइमन, एक पतली सी मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, थिन मेम्ब्रेन होती है, ये थिन मेम्ब्रेन। ठीक, जिसको क्या माना जाता था पहले के टाइम पे, साइन ऑफ वर्जिनिटी, इसको क्या माना जाता था, वर्जिनिटी का साइन माना जाता था पहले के समय पे। ठीक है, तो ऐसे अगर हम बात करें, अभी एनसीईआरटी में अगर बात करें रमोला, तो इस हाइमन को पहले क्या माना जाता था, साइन ऑफ वर्जिनिटी माना जाता था। लोग ऐसा मानते थे कि ये अगर जिस फीमेल में है तो वो किसकी, उसका किसका साइन है, वो वर्जिनिटी का साइन है। ठीक है, लेकिन ये बहुत ही पतली मेम्ब्रेन होती है, थिन मेम्ब्रेन होती है, तो ये किसी भी वजह से रप्चर हो जाती है। ये साइकिलिंग की वजह से रप्चर हो सकती है, या फिर स्पोर्ट्स वर्कआउट की वजह से रप्चर हो सकती है, या फिर क्या है, फिजिकल जर्क पड़ने की वजह से रप्चर हो सकती है, यानी कि कोई अगर गिर गया उस वजह से रप्चर हो सकती है। ठीक है, हॉर्स राइडिंग से ये रप्चर हो सकती है। ठीक है ना, तो ये इसका रप्चर होने का कारण बहुत सारे चीजें हैं। ठीक है, पहले क्या माना जाता था कि भाई ये तभी रप्चर होगी जब क्या होगा, डीप इंटरकोर्स होगा, यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स जब फर्स्ट टाइम होगा तो तभी ये चीजें रप्चर होगी, ये माना जाता था। तब बोला जाता था कि ये क्या है, साइन ऑफ वर्जिनिटी, वर्जिनिटी का साइन है। लेकिन अब यहां पर क्लियर बता रखा है एनसीईआरटी ने कि ये वर्जिनिटी का साइन नहीं है, ये किसी भी वजह से रप्चर हो सकती है। ये बहुत पतली मेम्ब्रेन होती है, तो किसी भी वजह से ये टूट सकती है ना। तो ये साफ साफ एनसीईआरटी ने क्लियर कर रखा है कि ये अब साइन ऑफ वर्जिनिटी नहीं है, यानी कि वहां पर लिख रखा है नॉट अ साइन ऑफ वर्जिनिटी, ऑफ वर्जिनिटी। ये थिन मेम्ब्रेन है, थिन टिश्यू मेम्ब्रेन, थिन टिश्यू मेम्ब्रेन, easily ruptured by, easily ruptured by any physical jerk, any physical jerk, किसी भी फिजिकल जर्क से ये रप्चर्ड हो सकती है। जैसे साइकिलिंग से हो गया, स्पोर्ट्स वर्किंग से हो गया, हॉर्स राइडिंग से हो गया, है ना, या फिर कोई गिर गया तो वो फिजिकल जर्क पड़ गया तो ये क्या हो जाएगी, रप्चर हो जाएगी। ठीक है ना, तो एनसीईआरटी लिख रही है कि ये फालतू की भ्रांतियां नहीं माननी है, तुम पढ़े लिखे बनो, है ना, ये फालतू जो है भ्रांतियों पे यकीन नहीं करना चाहिए इस तरह से। अब अगर मैं बात कर रहा हूं नेक्स्ट, ये वेजाइना हो गया। वेजाइना के बाद अगर बात करें तो लास्ट में इस तरह से यहां पर होता है क्या, ठीक है, लास्ट में होता है एनस, इस तरह से। वैसे एनस का यहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई पार्ट नहीं है, कोई काम नहीं है, लेकिन यहां पर इसलिए मैं इस चीज को दिखा रहा हूं क्योंकि ये सारी चीजें एक ही एक्सिस पे होती है। ठीक है रमोला, कोई इधर उधर नहीं होगा, सारी चीजें क्या होंगी, एक ही एक्सिस पे होंगी। तो इस तरह से मैंने पूरा का पूरा तुम्हें किसके बारे में बता दिया है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में बता दिया। ठीक है, तो पहले इसको छाप लो फिर हम आगे बढ़ेंगे। कोई डाउट है तो उतना पूछ लो छापते हुए। आदित्य छाप लिया, छाप लिया, ठीक है। अच्छा, हमने एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में तो बात कर ली है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया हमने पूरा का पूरा समझ लिया। ठीक, अब हम बात करेंगे रमोला इंटरनल जेनिटेलिया के बारे में। रमोला टॉपिक डालेंगे इंटरनल जेनिटेलिया। ठीक, इंटरनल जेनिटेलिया, इंटरनल जेनिटेलिया।
अगर हम इंटरनल जेनेटेलिया के बारे में बात कर रहे हैं रमोला, तो यहां पर इंटरनल जेनेटेलिया का डायग्राम पेपर में आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। यहां पर स्टार लगा रहा हूं रमोला, ये काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है, इसको देखना है कैसे, ठीक है ना। तो इंटरनल जेनेटेलिया अगर मैं डायग्राम यहां पर बनाना चाह रहा हूं रमोला, तो ये ओवरी हो जाएंगी, ठीक है। इस ओवरी को होल्ड किए रहेगा इस तरह से, रमोला ध्यान सुनना, इस वाले रीजन को मैं थोड़ा सा ब्रॉड बना देता हूं। रमोला यहां पर ध्यान देना थोड़ा सा, ये मैं यहां पर थोड़ा सा ब्रॉड बना रहा हूं, ये वाला हिस्सा है ना। अब क्या है, इस लास्ट में क्या होगा, इस तरह से इंटरनल वेजाइना होगा, फिर इंटरनल वेजाइना के बाद क्या होगा, इस तरह से सर्विक्स वाला हिस्सा होता है, ठीक है। और फिर ये होता है यूट्रस, और यूट्रस की होती है 3 लाइनिंग। रमोला क्या हो गया तेरे को, ध्यान सुन यहां, ठीक है। अभी अगर बात करें रमोला, ये पूरा का पूरा डायग्राम बन गया किसका, इंटरनल। हाँ, अब अगर मैं बात करता हूं, यहां से ये इधर अटैच होता है इस तरह से, ये इधर से इस तरह से अटैच होता है दोनों साइड से। अब मैं इनका नाम लिखता हूं एक एक करके। रमोला, ये जो पूरी की पूरी चीज है, इस पूरे के पूरे को क्या कहते हैं रमोला, फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। ये पूरी की पूरी क्या है, फैलोपियन ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब। रमोला, इस फैलोपियन ट्यूब का नाम दूसरा भी है, पता है किसी को? नहीं, ओविडक्ट। क्या बोलते हैं रमोला इसको? हाँ, इसका दूसरा नाम भी है ओविडक्ट। फैलोपियन ट्यूब बोल दो, चाहे क्या बोल दो, ओविडक्ट बोल दो, ठीक। अब ये ओविडक्ट हो गया। अब ये ओविडक्ट के जो लास्ट में है, ये फिंगर लाइक, ऐसे हाथ जैसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, इसको क्या कहते हैं रमोला? क्या? फिम्ब्री। फिम्ब्री कहते हैं रमोला, क्या कहते हैं? फिम्ब्री, ठीक है, फिम्ब्री। फिम्ब्री हो गया, ठीक। उसके बाद ये क्या है रमोला? ओवरी, ठीक। आई बात समझ में? ये ओवरी है। अच्छा रमोला, ये 3 लाइनिंग अगर यहां पर यूट्रस की दिख रही है, ये तो पूरा का पूरा यूट्रस है। ये पूरा का पूरा क्या है रमोला? ये यूट्रस है पूरा का पूरा। इसको मैं सीधा यूट्रस लिख दिया। 3 लाइनिंग मैं इस साइड दिखा दूंगा इसकी, ठीक है। मैं यहां पर लिख देता हूं यूट्रस, ठीक। दूसरी बात क्या है रमोला, ध्यान सुनना, ये यूट्रस और ओवरी को जोड़ने वाला जो बीच में मेम्ब्रेन है, ठीक है, इसको कहते हैं ओवेरियन लिगामेंट्स। ओवेरियन लिगामेंट्स, क्या कहते हैं इसको? ओवेरियन लिगामेंट्स, ठीक है। ओवेरियन लिगामेंट्स इसके कहते हैं।
ओवेरियन लिगामेंट्स क्या काम करता है, ओवरी को यूट्रस से जोड़ने का काम करता है ताकि ओवरी इधर इधर ना जाए, ठीक है ना, एक ही जगह पे स्टेबल रहे। तो इस तरह से ये ओवेरियन लिगामेंट्स होता है, ठीक। ये भी मेम्ब्रेन से ही बना हुआ है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये ओवेरियन लिगामेंट्स ओवरी को यूट्रस से कनेक्ट करने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है, यानी ओवरी को स्टेबल करने का काम कर रहा है, ठीक है। उसके बाद रमोला, यहां पर बात कर रहा हूं, ये वाला हिस्सा है सर्विक्स, ये वाला हिस्सा है इंटरनल वेजाइना। अब ये इंटरनल वेजाइना काम क्या है, ये इंटरनल वेजाइना को हम बोलते हैं कॉपुलेटरी ऑर्गन। कॉपुलेटरी ऑर्गन, कॉपुलेटरी का मतलब समझते हैं, कॉपुलेटरी का मतलब समझते हैं, कॉपुलेटरी, कॉपुलेटरी का मतलब होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स या फिर सेक्सुअल एक्टिविटी जहां पर हो रही, कॉपुलेशन, कॉपुलेशन मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स या फिर सेक्सुअल एक्टिविटी, ठीक है ना। तो यहीं पर क्या होता है, सेक्सुअल एक्टिविटी होती है, सेक्सुअल एक्टिविटी यहीं पर हो रही है, और सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान जो यहां पर इजैकुलेशन हो रहा है वो यहीं पर इजैकुलेट होता है, सीमन इजैकुलेशन का साइट, ठीक है, सेक्सुअल एक्टिविटी का साइट, और दूसरा साइट ऑफ, सेक्सुअल एक्टिविटी का जगह भी यही है, और साइट ऑफ इजैकुलेशन, सीमन इजैकुलेशन, ठीक है ना। यहां पर क्या है, साइट ऑफ सीमन इजैकुलेशन, सीमन इजैकुलेट यहीं पर होता है, साइट ऑफ सीमन इजैकुलेशन, ठीक है। जहां पर स्पर्म इजैकुलेट होते हैं, सीमन इजैकुलेट होता है, वो वाली जगह है इंटरनल वेजाइना, और वहीं तक क्या होता है, सेक्सुअल एक्टिविटीज होती है। उसके बाद अगर यहां पर क्या कर दिया, सीमन का इजैकुलेट कर दिया, रमोला यहां पर सीमन का इजैकुलेट कर दिया, तो उसमें क्या होगा, उसमें होगा, सीमन में क्या होगा, स्पर्म होगा। फिर वो स्पर्म कहां जाता है, सर्विक्स में, और सर्विक्स के बाद वो स्पर्म कहां जाता है रमोला, यूट्रस में जाता है, ठीक है। ये पूरा का पूरा इस तरह से यूट्रस है, ठीक। रमोला ध्यान सुनना, यहां पर, ठीक है, यहां पर क्या होगा, सीमन इजैकुलेट होगा, फिर वो इस तरह से सीमन में से स्पर्म क्या करेंगे, सर्विक्स के रास्ते, सर्विक्स के रास्ते कहां जाएंगे, यूट्रस में। इसका मतलब सर्विक्स क्या है, एंट्री है, गेट है, जहां से जिसको खोलते हुए स्पर्म कहां जा रहा है, यूट्रस में जा रहा है ना। ये गेट है स्पर्म की एंट्री का, ठीक है, जहां पर एंट्री हो रही है स्पर्म की, और फिर उसके बाद यूट्रस में, ठीक है ना। ये क्या है, ये क्या है, स्पर्म को एंटर करवाने में हेल्प करता है। इस सर्विक्स वाले रास्ते से, थ्रू सर्विक्स स्पर्म एंटर इन यूट्रस, ठीक है, यूट्रस में फिर स्पर्म चले जाते हैं। अब एक बात ध्यान सुनना, जो यहां पर इंटरनल वेजाइना है, इस इंटरनल वेजाइना में बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है रमोला, उस बैक्टीरिया को कहते हैं क्या, इस इंटरनल वेजाइना में गुड बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, गुड बैक्टीरिया, और उस गुड बैक्टीरिया का नाम है कौन सा बैक्टीरिया, लैब बैक्टीरिया, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, यानी कि लैक्टोबैसिलस, जो दही में नहीं प्रेजेंट होता है ना, जिस वजह से दही बनता है, दूध से दही बनता है, दही खट्टी होती है ना, तो वही बैक्टीरिया यहां वेजाइना पे होता है। तो वही क्या करता है, वो लैब बैक्टीरिया और लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया क्या करता है, यहां पर एसिड बनाता है, और कौन सा एसिड बनाता है, वो लैक्टिक एसिड, ठीक है। रमोला क्या बनाता है, लैक्टिक एसिड, और लैक्टिक एसिड, अगर कोई भी एसिड की अगर मैं बात करता हूं, तो एसिड क्या होते हैं, चखने में, टेस्ट में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, सोर इन टेस्ट, सोर टेस्ट क्या होते हैं, सोर इन टेस्ट, ठीक। इसलिए जो वेजाइनल फ्लूइड है, वेजाइनल फ्लूइड क्या होगा,
शोर होगा लैक्टिक एसिड की वजह से। अब वो एसिड वहां पर क्यों बना रहा है, वो बैक्टीरिया वहां पर क्यों है? क्योंकि जो वेजाइना है उस वेजाइना को क्या ना कर पाए, कोई बैक्टीरिया, कोई बाहर से कोई इंफेक्शन ना कर पाए, कोई जो है माइक्रोबियल इंफेक्शन ना हो पाए। यहां पर जनरली ओवरी तो क्या, जनरली जो वेजाइना है वो लेबिया मेजोरा लेबिया माइनरो के द्वारा क्या होता है, कवर होती है। लेकिन अगर क्या है, इतना अच्छे से भी कवर नहीं होता, लेकिन अगर थोड़ा बहुत खुला भी रह रहे हैं तो वहां पर कोई जो है इन्फेक्शन करने वाला बैक्टीरिया, कोई इन्फेक्शन करने वाला माइक्रोबियल एजेंट वहां पर ना जाए, तो उस माइक्रोब्स को वो क्या कर देता है, मार देता है। कौन? एसिड। अगर वेजाइना के थ्रू कोई इन्फेक्शन हो रहा है, ठीक है, तो वो इन्फेक्शन नहीं होगा, क्योंकि क्या होगा यहां पर, हाँ एसिड। एसिड क्या करेगा, उस माइक्रोब्स को, वो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को क्या कर देगा, मार देगा। तो इसीलिए यहां का पीएच क्या होता है, एसिडिक पीएच होता है। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया यहां पर होता है, लैक्टोबैसिलस भी बोल सकते हो, लैब बैक्टीरिया भी बोल सकते हो, ठीक है ना। वो लैक्टिक एसिड सिक्रीट करता है। तो जो भी यहां पर, फिर यहां पर जो भी एजेंट आ रहा है, जो भी माइक्रोब्स आ रहा है, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, उस डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को क्या कर रहा है, वो किल कर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो इस वजह से इसका पीएच क्या है, एसिडिक है। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूं इसी जगह पर क्या हो रहा है रमोला, इसी जगह पे, इसी एसिडिक पीएच में क्या हो रहा है, इजैकुलेशन हो रहा है। इसी एसिडिक पीएच में क्या हो रहा है भाई, इजैकुलेशन हो रहा है, सीमन इजैकुलेट कर रहा है। तो जब ये किसको मार सकता है, माइक्रोब्स को मार सकता है, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को मार सकता है, तो क्या ये स्पर्म को नहीं मार सकता? बिल्कुल मार सकता है, स्पर्म को भी मार सकता है, ठीक है। लेकिन स्पर्म ने अपने आप में सुरक्षा कवच लेके आता है कि ताकि यहां पर वो स्पर्म मरे ना इस एसिडिक पीएच में, ठीक है। तो वो सुरक्षा कवच क्या होता है, मैंने बताया था तुम्हें, जो वो सुरक्षा कवच है वो होता है, ठीक है, जो मैंने तुम्हें बताया था भाई कि सेमाइनल वेसिकल ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये तीन एसेसरी ग्लैंड क्या होती हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। सेमाइनल वेसिकल ग्लैंड का अपना अलग काम था, प्रोस्टेट का अपना अलग काम था, लेकिन जो कॉर्पस ग्लैंड थी लास्ट वाली बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, वो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड बल्बो यूरेथ्रल फ्लूइड सिक्रीट कर रही थी। और बल्बो यूरेथ्रल फ्लूइड में क्या प्रेजेंट होता है, कैल्शियम आयन होता है, ठीक। और वो कैल्शियम आयन जब स्पर्म के साथ मिलता है या फिर सीमन में वो जब कैल्शियम आयन आ जाता है, तो कैल्शियम आयन की वजह से सीमन क्या होता है, बेसिक हो जाता है। आई बात समझ में, क्योंकि कैल्शियम क्या है, मेटल है, और मेटल क्या होता है, नेचर में बेसिक होते हैं, वो मैंने बताया था उस टाइम पे भी। तो सीमन होता है बेसिक नेचर का, ठीक। जो बेस होते हैं वो होते हैं चखने में कड़वे, टेस्ट बिटर, है ना भाई। अगर एसिड होते हैं सोर, तो बेस क्या होते हैं, बिटर होते हैं टेस्ट में। तो वो है, यानी कि सीमन जो है बिटर टेस्ट में है, वो किसकी वजह से, बेस की वजह से। और बेस कौन है वहां पर, बेसिक मीडियम कौन क्रिएट कर रहे हैं, कैल्शियम आयन, जो किस ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट कर रहा है, कॉपर्स ग्लैंड या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के द्वारा सिक्रीशन हो रहा है, ठीक है ना। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड क्या करती है, या पर कॉपर्स ग्लैंड क्या करती है, वो बल्बो यूरेथ्रल फ्लूइड सिक्रीट करती है। उस बल्बो यूरेथ्रल फ्लूइड में क्या होता है, कैल्शियम आयंस होते हैं भर के, और वो कैल्शियम आयन जब वहां पर हो रहे हैं तो वो सीमन के साथ मिल गए ना, पूरे फ्लूइड के साथ। तो वो फ्लूइड के साथ उसने उस सीमन का नेचर क्या बना दिया, सीमन के नेचर बेसिक बना दिया। अब अगर सीमन का इजैकुलेशन यहां पर हो रहा है तो यहां एसिडिक है, अब सीमन यहां पर आ रहा है बेसिक नेचर लेके, तो एसिडिक पीएच वेजाइना का और बेसिक मीडियम किसका, सीमन का। तो सीमन क्या कर देता है, वेजाइना का जो मीडियम है वो क्या कर देता है, पीएच क्या कर देता है, न्यूट्रल कर देता है, क्योंकि वो पहले एसिडिक है, अब वो बेस वहां पर डाल दिया, सीमन वहां पर आ गया, तो वो क्या हो जाएगा, वेजाइना का पीएच क्या हो जाएगा उस टाइम, न्यूट्रल हो जाएगा। उस न्यूट्रल मीडियम में फिर स्पर्म नहीं मरेगा। आई बात समझ में, इसीलिए स्पर्म वहां पर नहीं मरेगा, फिर स्पर्म क्या करेगा, एंटर करेगा यूट्रस में थ्रू सर्विक्स। एक बार अगर स्पर्म एंटर कर दिया यूट्रस में, उसके बाद ये इस तरह से भागता है, इधर फ्लैपियन ट्यूब की साइड भी, लेफ्ट साइड वाली फ्लैपियन ट्यूब के साइड भी, राइट साइड वाली फ्लैपियन ट्यूब के साइड भी। तो जिस भी फ्लैपियन ट्यूब में ओवरी के द्वारा ओवम आ रखा होगा, इस ओवरी के द्वारा ओवम आया होगा, रिलीज हुआ होगा,
वैसे ओवम नहीं होता है, इसको जनरली क्या माना जाता है, ओवरी के अंदर ओवम माना जाता है इसको, वरना ये एक्चुअल में पता क्या है रमोला, ये होता है सेकेंडरी oocytes। क्या होता है, सेकेंडरी oocytes। इसको हम ओवम नहीं बोलेंगे। ओवम तो तब बनता है ये जब वो ये किसके साथ फ्यूज करता है, स्पर्म के साथ फ्यूज करता है, तब ये ओवम बनता है। यानी कि अगर हमने अभी बेसिक क्लास तक इतना पढ़ा कि ओवरी रिलीज करती है ओवम, तो ये चीज हमारी अधूरी चीज है। कभी भी ओवरी ओवम रिलीज नहीं करती। ओवरी रिलीज करती है क्या, सेकेंडरी oocytes। ओवम तो वो बाद में बनता है जब उसका मिलन किसके साथ होता है, स्पर्म के साथ मिलन होता है। अगर स्पर्म के साथ मिलन नहीं हुआ तो कभी भी सेकेंडरी oocyte ओवम नहीं बनेगा। उसका कारण मैं बताऊंगा आगे, ठीक। या फिर मेंस्ट्रुएशन में भी जब आ रहा है, जैसे यहां से ये सेकेंडरी oocyte यहां आ गया, ठीक है, अब ये सेकेंडरी oocytes यहां पर आ गया इस तरह से, इसके आगे यहां पर सेकेंडरी oocytes आ गया। तो ये सेकेंडरी oocytes इस जगह पर क्या करता है, इंतजार करता है कि इसको स्पर्म मिल जाए। अगर यहां पर स्पर्म मिल गया तो ठीक, अगर स्पर्म नहीं मिला तो क्या होगा, फिर ये डिजेनरेट होके वेजाइनल रास्ते से फ्लूइड के साथ, ब्लड के साथ क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, जिसको मेंस्ट्रुएशन बोला जाता है। तो वो मेंस्ट्रुएशन में भी सेकेंडरी oocytes डिजेनरेट करके आ रहा है, ठीक। तो मैं बात कर रहा हूं ये ओवरी कभी ओवम रिलीज नहीं करती है, ये रिलीज करती है क्या, सेकेंडरी oocytes। ये ओवम तब बनेगा जब इसको क्या मिलता है, ये स्पर्म यहां पर फर्टिलाइज करता है, तब ये ओवम बनता है, ठीक। क्यों, क्योंकि इस सेकेंडरी oocytes में अपना सेंट्रियोल्स नहीं होता, तो इसका जो है मियोसिस सेकंड कंप्लीट नहीं होती, मियोसिस सेकंड इनकम्प्लीट रहती है इसकी, ठीक। इसलिए ये सेकेंडरी oocytes में ही रहता है। तुम्हें ये चीजें अभी समझ में नहीं आएगी, जब मैं तुम्हें oogenesis पढ़ाऊंगा तब अच्छे से समझाऊंगा उसको। अभी अपने दिमाग में इतना याद रखना कि ये ओवम नहीं, मैं सेकेंडरी oocytes मान रहा हूं कि सेकेंडरी oocytes रिलीज कर दिया, ठीक। अब अगर मैं बात करता हूं सेकेंडरी oocyte रिलीज कर दिया किसने, इस ओवरी ने, और यहां पर किसमें, फैलोपियन ट्यूब में। ये फिम्बरी है, फिम्बरी क्या कर रही है, इसको पकड़े रख रही है, किसको, ओवरी को, ठीक। अब ये ओवम अपने आप आगे नहीं जाएगा, या फिर ये सेकेंडरी oocyte अपने आप आगे नहीं जाएगा। इस ओविडक्ट के अंदर क्या होता है, सीलिया जैसी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। वो सीलिया क्या करते हैं, वो सीलिया क्या करते हैं, ऐसे ऐसे करके इसकी धक्का मारते मारते आगे लेके जाते हैं, है ना। जैसे जब बारात लेके दुल्हन के घर पे पहुंचता है, तो जैसे दुल्हन की जो बहनें नहीं है, 2-3 बहनें उसकी मिलके उससे धक्का मारते हैं, चल बाहर, अब निकल यहां से, कमरे से बाहर निकालते हैं, उसे टेंट तक लेके आते हैं, और फिर लास्ट में गाड़ी तक भी भगा देते हैं। फिर बोलो दुल्हन फिर भी रोती है, बोलो तेरे को वहीं छोड़ के आएंगे, 2-4 लड़कियां उसके साथ भी बैठ के उसको वहीं खदेड़ देते हैं। तो ऐसे ही क्या कर रहे हैं कि ये दुल्हन अपने आप नहीं जाती, यानी कि ये जो सेकेंडरी oocytes से अपने आप नहीं जाती, क्योंकि इसमें कोई लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं है। इसको खदेड़ा जाता है किसके द्वारा, इन सीलिया के द्वारा, इस फैलोपियन ट्यूब के अंदर। अब इस फैलोपियन ट्यूब के होते 3 रास्ते, रमोला, इस फैलोपियन ट्यूब के होते 3 हिस्से इस फैलोपियन ट्यूब के होते हैं। सबसे पहला जो हिस्सा है यहां पर, जो यूट्रस के बगल में है, इसको बोला जाता है इस्थमस। इसको क्या बोला जाता है, इस्थमस। रमोला, इस वाले को क्या बोला जाता है, इस्थमस, ठीक है, इस्थमस बोला जाता है इसको, ठीक। उसके बाद जो ये ब्रॉड वाला हिस्सा है, इस्थमस के बाद जो ये ब्रॉड वाला हिस्सा है, इसको बोला जाता है रमोला एम्पुला। क्या बोला जाता है, एम्पुला। और उसके बाद एम्पुला के बाद फिर ये पतला हिस्सा जो आ रहा है, इसको बोला जाता है रमोला, इसको बोला जाता है इनफंडिबुलम। क्या बोला जाता है इसको, इनफंडिबुलम, ठीक। ये 3 पार्ट होते हैं किसके, फैलोपियन ट्यूब के, यानी कि ओविडक्ट के, ठीक। अब यहां पर क्या होता है, एम्पुला में ये इंतजार करता है, क्या, ये सेकेंडरी oocytes इंतजार करता है किसका, स्पर्म का, ठीक। अब अगर मैं बात करता हूं यहां पर क्या है, यहां पर देखो ये इस्थमस है और ये एम्पुला है। जहां पर इस्थमस खत्म हो रहा है, जहां से एम्पुला फिर शुरुआत हो रहा है, उस जगह को कहते हैं यहां पर एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन। इस वाली जगह को कहते हैं यहां पर
एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन। यहां पर इंपॉर्टेंट याद रखना, जंक्शन मतलब जोड़, एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन, यानी एम्पुला और इस्थमस जहां पर मिल रही हैं उसे ये एरिया को कहते हैं एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन। तो फिर ये जो सेकेंडरी ओसाइड्स है रमोला, ये सेकेंडरी ओसाइड्स इस तरह से थोड़ा सा आगे जाएगा और यहीं पर अटक जाएगा जहां पर ये जंक्शन है। उसके बाद क्या आएगा, यहां पर स्पर्म आएगा और स्पर्म भी क्या करेगा, इसी जगह पर क्या करेगा, इसको फर्टिलाइज कर देगा, इसी जगह पर इसके साथ फ्यूज कर देगा। तो ये एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन क्या होता है, आगे जाके जब हम फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। किसका साइट हो जाएगा, ये फर्टिलाइजेशन का साइट, वो हम आगे जब जिक्र करेंगे उसके बारे में, ठीक है। तो ये एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन साइट ऑफ क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन। अगर मैं बात कर रहा था, जैसे हम अगर बात करें फ्लावर की, फ्लावर में फर्टिलाइजेशन कहां हो रहा था, ओवरी के अंदर, लेकिन ह्यूमन बीइंग में जो फर्टिलाइजेशन है या फिर एनिमल्स में जो फर्टिलाइजेशन वो फैलोपियन ट्यूब में होता है, ना कि ओवरी में, ठीक है। उसके बारे में तो बाद में बात जिक्र करेंगे फर्टिलाइजेशन पर जब हम जाएंगे, ठीक। फर्टिलाइजेशन हो गया, उसके बाद क्या होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है और एम्ब्रियो चिपकता है इस वाले रीजन पे, यूट्रस का ये पूरा का पूरा रीजन है, ये इसके भी 3 हिस्से इस तरह से, इसको बोलते हैं फंडस। क्या बोलते हैं, फंडस, या फिर फंडिक रीजन, क्या बोल देंगे इसको, फंडिक रीजन बोल देंगे। तो ये फंडिक रीजन क्या होता है, जैसे एम्ब्रियो बन जाता है, एम्ब्रियो फिर यहां पर चिपकता है इस फंडस वाले रीजन पे, तो इस फंडस वाले रीजन को बोलते हैं साइट ऑफ इम्प्लांटेशन। तो उसके बारे में हम बाद में करेंगे, पहले अभी यहां पर हम थोड़ा मोटा ओवरव्यू देख रहे हैं, साइट ऑफ इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन इसको कहते हैं, साइट ऑफ इम्प्लांटेशन, ठीक। अब मैंने बोला यूट्रस की ये 3 वॉल हैं, ठीक। ये 3 वॉल अगर बात करें तो सबसे पहली जो सबसे बाहर वाली वॉल है उसको बोलते हैं क्या, पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, ठीक है, ये सबसे पहली वॉल है। फिर उसके बाद दूसरी वॉल आती है ये वाला, जिसको बोला जाता है, जो सेकंड वाली वॉल होती है उसको बोला जाता है मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम। और फिर सबसे अंदर वाली वॉल है जिसको बोला जाता है एंडोमेट्रियम, ठीक। तो इसी तरह से यहां पर यूट्रस की क्या हो जाती है, 3 वॉल हो जाएंगी, सबसे बाहर वाली पेरीमेट्रियम, बीच वाली मायोमेट्रियम और सबसे अंदर वाली एंडोमेट्रियम। अब पता क्या होता है रमोला, जैसे यहां से क्या हो रहा होगा, ओवुलेशन हो रहा होगा, जैसे ये सेकेंडरी ओसाइड को रिलीज कर रहा होगा, कौन सेकेंडरी ओसाइड को रिलीज कर रहा, ओवरी। तो वैसे जिस टाइम पे सेकेंडरी ओसाइड से रिलीज होने वाला रहता है तो एंडोमेट्रियम की जो वॉल है, एंडोमेट्रियम की जो मतलब जो ये यूट्रस की जो सबसे अंदर वाली वॉल है एंडोमेट्रियम, इस पर क्या बनने लग जाते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर लेयर बनने लग जाते हैं। क्या बनने लग जाते हैं यहां पर, एक्स्ट्रा सेलुलर लेयर। ध्यान से सुनना रमोला, यहां पर क्या बनने लग जाएंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर। अच्छा, क्यों बनेगी ये एक्स्ट्रा सेलुलर लेयर रमोला, क्योंकि इसको पता है कि अब ये ओवुलेशन कर रहा है, इसको पता है रमोला कि अब ये क्या कर रहा है, ओवुलेशन कर रहा है। रमोला ध्यान से सुनना, ये इसके हम आखिरी पड़ाव पे पहुंच रहे हैं आज के लेक्चर के, थोड़ा सा इसको ध्यान से सुनना। ये एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल अपने आप डेवलप हो जाती हैं कब, जब ओवुलेशन होता है, यानी हर महीने ओवुलेशन होता है रमोला, हर महीने ओवुलेशन होता है, ठीक है। एक महीने अगर इस राइट वाली ओवरी से हुआ तो दूसरे महीने लेफ्ट वाली ओवरी से क्या होगा, ओवुलेशन होगा। और हर महीने ये वॉल बनती है और हर महीने ये वॉल टूट जाती है। एक बात ध्यान सुनना, ये होती है एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल, ये जो मैंने अंदर लाल कलर की बना रखी है ये एंडोमेट्रियम पे डेवलप होती है, एंडोमेट्रियम वॉल जो सबसे अंदर से है, ठीक है। एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल ऑफ एंडोमेट्रियम, ठीक है। एंडोमेट्रियम में एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल होती है। ये कब बनती है, फॉर्म ड्यूरिंग, कब बनती है भाई, फॉर्म
ड्यूरिंग ओवुलेशन, ओवुलेशन यानी कि जब सेकेंडरी oocytes ओवरी रिलीज करती है तब ये बन रही है इसके अंदर। ये बनती क्यों है? ये थोड़ा से थिक बन जाती है, पता क्यों? क्योंकि इसको पता है अगर ये सेकेंडरी oocytes इस दौरान अगर किसके साथ मिल गया, स्पर्म के साथ मिल गया, तो फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होने के बाद अब क्या होगा, यहां पर एम्ब्रियो चिपकेगा। तो एम्ब्रियो के लिए जो है यहां पर प्री प्लानिंग चलती है। जैसे अगर घर पे बच्चा आता है ना, तो घर पे जब बच्चा पैदा होता है तो उस बच्चे के लिए भी पहले प्री प्लानिंग होती है कि भाई बच्चा पैदा होने वाला है, उसके लिए मखमली चादर लेके आए, मखमली गद्दा लेके आए, है ना, ताकि बच्चा नाजुक सा बच्चा है वो उसको इधर उधर, है ना। तो वही चीज है यहां पर, ये एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल क्या है, वो मखमल जैसा काम करेगा, क्योंकि यहां पर जब एम्ब्रियो चिपकेगा तो उस एम्ब्रियो में कोई फिजिकल जर्क पड़ने की वजह से उसको कोई नुकसान ना हो। इस वजह से क्या होता है, यहां पर ये एक्स्ट्रा सेलुलर लेयर बनने लग जाती है ओवुलेशन के दौरान रमोला, ठीक। लेकिन अगर उस दौरान फर्टिलाइजेशन हो गया तब तो ठीक है, तब एम्ब्रियो चिपक गया, ठीक। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ उस दौरान, यानी कि स्पर्म मिला ही नहीं उस दौरान, तो जब स्पर्म नहीं मिलेगा फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो ये फिर क्या करेगा, ये ओवम, ये सेकेंडरी oocytes क्या करेगा, 2 दिन पहले तक यानी कि 48 से 72 घंटे इंतजार करता है रिलीज होने के बाद कि स्पर्म कोई मिले। अगर स्पर्म नहीं मिला तो ये अपने आप क्या हो जाता है, रप्चर्ड हो जाता है, और ये टूट कर ये छोटे छोटे टुकड़ों में यहां आ जाता है। छोटे छोटे टुकड़ों में ये क्या आ जाता है, यहां आ जाता है, ठीक है। ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट कर ये कौन, सेकेंडरी oocytes छोटे छोटे टुकड़ों में यहां आ जाता है, टूट जाता है। वो इसलिए टूट जाता है क्योंकि इसके साथ कोई स्पर्म इसको नहीं मिला, जिसका इंतजार कर रहा था ये, वो इसको यहां पर नहीं मिला। अब ये क्या हो जाता है, टूट जाता है, मायूस होकर टूट जाता है। जब टूट गया तो उसके बाद ये लेयर का भी यहां पर कोई काम नहीं रहता, फिर ये लेयर भी क्या हो जाती हैं, टूट जाती हैं, रप्चर हो जाती हैं ये लेयर भी। ये एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल जो बनी थी किसके लिए बनी थी, ये खुश होके तैयारियां कर रही थी किसकी, कि अब कोई आने वाला है घर में, नया मेहमान बसने के लिए, तो उसके लिए यहां पर क्या हो रहा था, ये तैयारियां चल रही थी रमोला, ठीक है। ये तैयारियां भी क्या हो जाती हैं, फिर अपने आप ये भी रप्चर हो जाती है। एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल क्या हो जाएगी, डिजेनरेट हो जाएगी, रप्चर हो जाएगी, क्योंकि यहां पर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, जिस वजह से ये बनी हुई थी इंप्लांटेशन के लिए, यहां पर तैयारियां चल रही थी। अब क्या हो जाएगा, वो रप्चर हो जाएगा, ठीक। जब ये रप्चर हो गया तो इस रप्चर होने के बाद ये क्या हो जाए, ब्लड के रास्ते, मतलब ये वेजाइना के रास्ते ब्लड के फॉर्म पे बाहर आ जाएगा, ठीक। और उसके साथ साथ क्या आ जाएगा बाहर, ये रप्चर्ड सेकेंडरी oocytes भी उसी के साथ बाहर आ जाएगा, छोटे छोटे टुकड़ों। उसी ब्लड को, उसी फ्लूइड को हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल फ्लूइड क्या कहते हैं, क्या कहते हैं रमोला, हाँ, मेंस्ट्रुअल फ्लूइड कहते हैं, ठीक। क्या रमोला ये मेंस्ट्रुअल फ्लूइड हर महीने आएगा? अगर इस महीने ओवुलेशन इधर से हुआ है तो अगले महीने ओवुलेशन इधर से होगा। अगर अगले महीने भी नहीं मिलेगा स्पर्म, साथ ही नहीं मिलेगा, तो अगले महीने भी क्या होगा, फ्लूइड आएगा। फिर अगले महीने इससे फिर साथ ही नहीं मिला, फिर से फ्लूइड आएगा। अगले महीने इससे फिर साथ ही नहीं मिला, फिर फ्लूइड आएगा। ये फ्लूइड कब रुकेगा, जब यहां पर फर्टिलाइजेशन हो गया, शादी मतलब यहां पर साथी मिल गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, तब मेंस्ट्रुअल फ्लूइड नहीं आएगा। आई बात समझ में। और जब यहां पर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, उसके बाद भी अगले मंथ में फिर ओवुलेशन नहीं होता। जब तक फर्टिलाइजेशन यानी कि जब तक प्रेगनेंसी रहती है तब तक उस दौरान कोई भी ओवुलेशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। प्रेगनेंसी होने के बाद भी यानी कि जब पार्चुरेशन हो जाता है, बेबी बर्थ हो जाता है, उसके 4, 5, 6 महीने तक भी क्या नहीं होता है, ये ओवुलेशन नहीं होता, यानी सेकेंडरी oocytes रिलीज नहीं करती ओवरी। क्योंकि क्या होता है, हार्मोन क्या होते हैं, अप्स एंड डाउन्स हो जाते हैं, ठीक है। उस हार्मोनल अप्स एंड डाउन्स के बारे में मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन क्या तुम्हें इतना पता चल गया कि ये रमोला अगर यहां पर सेकेंडरी oocytes के साथ स्पर्म फर्टिलाइज नहीं करेगा तो फिर क्या होगा,
ये मेंस्ट्रुअल फ्लूइड के तौर पे बाहर आएगा, हर महीने ये मेंस्ट्रुअल फ्लूइड के तौर पे बाहर आएगा जब जब क्या नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो जब ये मंथ में बार बार रिपीट हो रहा है, ये मेंस्ट्रुअल फ्लूइड जो है रिपीट होता है, जब तक क्या नहीं हो रहा है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, तब तक ये मंथली रिपीट हो रहा है। और मंथली रिपीट मतलब कितने से कितने दिन में, 28 से 35 दिन के बीच में इसका रिपीटिशन चलता है। 28 से 35 दिन के बीच में क्या चलता है, इसका रिपीटिशन चलता है। 28 से 35 डेज के बीच में क्या चल रहा है, इसका मेंस्ट्रुअल फ्लूइड निकलता है, यानी मंथली रिपीटिशन हो रहा है इस मेंस्ट्रुअल फ्लूइड का। इसी चीज को कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। साइकिल का मतलब होता है रिपीटिशंस, साइकिल का मतलब क्या होता है, रिपीटिशंस ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लूइड, ठीक है ना। तो वही चीज अपने पास हो जाता है क्या, मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो एक स्टार पॉइंट लिखना, आगे स्टार पॉइंट लिखना, स्टार पॉइंट लिखना आगे करके, इफ एग स्टार पॉइंट यहां पर लिखना है, इफ एग या फिर ओवम, या फिर हम क्या बोल देते हैं एग और ओवम, तो अगर हम बोले ये 10th क्लास तक बोला जाता है, क्योंकि उनको सेकेंडरी oocytes के बारे में ज्यादा जिक्र इस तरह से नहीं बताया जाता। तो यहां पर इफ सेकेंडरी oocytes नॉट फर्टिलाइज या फिर नॉट फ्यूज विद किसके साथ, नॉट फ्यूज विद स्पर्म, देन फर्टिलाइजेशन नॉट टेक्स प्लेस, फर्टिलाइजेशन नॉट टेक्स प्लेस, फर्टिलाइजेशन नॉट टेक्स प्लेस। तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या होगा, नॉट टेक्स प्लेस, एंड एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल and secondary oocyte degenerate, and secondary oocytes degenerate, extracellular wall and secondary oocyte degenerate and release in the form of and release from vagina in the form of blood, in the form of blood। उसी चीज को क्या करें, उसी ब्लड को क्या कर रहे हैं, मेंस्ट्रुअल फ्लूइड, मेंस्ट्रुअल फ्लूइड। अच्छा, इस मेंस्ट्रुअल फ्लूइड में क्या क्या होगा, इस मेंस्ट्रुअल फ्लूइड में क्या क्या होगा भाई, सेकेंडरी oocytes एंड एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल, डिजेनरेटेड एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल, ठीक है ना, डिजेनरेटेड एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल एंड डिजेनरेटेड सेकेंडरी oocytes प्रेजेंट होगा मेंस्ट्रुअल फ्लूइड में। अब दूसरा स्टार पॉइंट, रिपीटिशन ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लूइड, है ना, हर महीने अगर मेंस्ट्रुअल फ्लूइड रिपीटेशन में देखने को मिल रहा है तो उसको क्या कहेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो हम क्या बोलेंगे, रिपीटिशन ऑफ menstrual fluid in every 28 to 35 days। हर 28 से 35 दिन में मेंस्ट्रुअल फ्लूइड क्या कर रहा है, रिपीट अगर हो रहा है तो उसी रिपीटेशन को हम क्या कहते हैं, रिपीटेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लूइड इन एवरी 28 to 35 days is called menstruation cycle,
मेंस्ट्रुएशन साइकिल, क्योंकि रिपीटिशन का मतलब भी साइकिल होता है। तो ये बात काफी इंपॉर्टेंट है, मेंस्ट्रुअल साइकिल वाली बात। ठीक है, तो इतनी बातें समझ में आई। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने ये 4 पेज पढ़े हैं, देख लीजिएगा। सबसे पहले मैं हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में एक्सटर्नल जेनिटलिया इंटरनल जेनिटलिया का इस तरह से पार्ट्स बताए। उसके बाद एक्सटर्नल जेनिटलिया को अच्छे से समझा। ठीक, कोई डाउट है इसमें एक्सटर्नल जेनिटलिया में? फिर इंटरनल जेनिटलिया भी अच्छे से देखा। ठीक, सारी चीजें यहां पर समझी इंटरनल जेनिटलिया के बारे में। ठीक, ये 3 लेयर हमने बोला कि ये यूट्रस की 3 लेयर है। उसके बाद मैंने मेंस्ट्रुअल फ्लूइड के बारे में समझा और फिर मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में समझा। इतने में कोई डाउट नहीं? इससे आगे फिर हम करेंगे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट्स हैं, तो इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। यहां पर कोई डाउट है तो पूछ लो। नहीं क्रिस? चलो ठीक है।